चले बढ़ते हैं आगे और अब मार्केट्स पर एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि बाजार में जिस तरह की डाउनसाइड दिख रही है, कंसर्न्स कितने डीप और हो सकते हैं। राजेश पालविया हैं, नागराज शेट्टी है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। राजेश, एक बार के लिए बात ऐसी लग रही थी आज 17,700 के नीचे गया बाजार तो शायद इतनी बड़ी करेक्शन ना हो, लेकिन हमने 17,500 भी अब देख लिया। अभी डाउनसाइड रिस्क और लगता है कहां पर एक्चुअली बॉटम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्या व्यू बन रहा है इस वक्त इंडेक्स में? गुड आफ्टरनून। बॉटम ढूंढने की तो कोशिश अभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये पूरा सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट हो चुका है। लेवल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा मार्केट जब तक वापस से सेंटिमेंट इंप्रूव नहीं होंगे। कहीं भी कोई लेवल वर्कआउट करते हुए नहीं दिखेगा। लेवल की बात करें तो 17,500 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था फर्स्ट डे ऑफ वेब सीरीज में, वो लेवल को भी हमने पहले ही दिन टेस्ट कर लिया। और इतनी बड़ी गिरावट पहले ही दिन किसी एक्सपायरी के बिगनिंग में किसी नई सीरीज के बिगनिंग में देखने को मिले तो काफी चैलेंजिंग हो जाता है मार्केट, क्योंकि काफी पोजीशंस के एडजस्टमेंट और काफी अनवाइंडिंग के ट्रेड यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखते हैं। अब देखें तो लीडरशिप कहीं से भी नहीं आ रही है मार्केट में। देखें तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, मार्केट ब्रेड काफी वीक है। तो मार्केट में सपोर्ट किस लेवल पे आएगा ये कह पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। हमें लगता है कि थोड़ा ओवरसोल्ड तो मार्केट ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे थमेगा कहीं भी एक लेवल पे, वहां पे हमें वापस देखना होगा कि कौन से लेवल पे जाके सेलिंग थमती है। बट 17,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। बट ये कह पाना कि ये होल्ड कर पाएगा थोड़ा डिफिकल्ट है। लेवल की बात करें तो 17,500 टूटेगा तो फिर नेक्स्ट जो बड़ा लेवल खुलेगा वो 17,200 की तरफ खुलेगा। तो 2 दिन का अगर सेटअप देखें तो काफी ओवरसोल्ड जोन में हम ट्रेड कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट सेलर को भी अब रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की बैट ही है। तो ओनली जो मेजर जो हाई रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं वही यहाँ पे शॉर्ट ओपन कर सकते हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि काफी बड़ी गिरावट ऑलरेडी अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करना है, अगर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 17,500 टूट जाए तो फिर इनिशिएट कर ले शॉर्ट पोजीशन। थोड़ा पुल बैक आ जाए 50-60 पॉइंट का तो वहां पे रिव्यू करेंगे कि हम फर्दर रिकवरी कंटिन्यू करेंगे या वापस हम सेल ऑफ की तरफ जाएंगे। तो 40-50 पॉइंट का पुल बैक हमें लगता है कि आ सकता है, लेकिन वहां पे फिर रिव्यू करना होगा कि वो कंटिन्यू होगा या वापस वहां से सेलिंग बनेगी। बिल्कुल राजेश जी, सही कहा आपने। और सुबह से एडवाइस तो यही है, हाई रिस्क ट्रेडर्स ही इस समय इन स्थिति में बाजार में उतरने के बारे में सोचे, अदरवाइज सिर्फ वॉच लिस्ट में रखने की राय ही बाजार पर हम भी दे रहे हैं। नागराज हमारे साथ। गुड आफ्टरनून नागराज। बाजार का डीप करेक्शन इतना ज्यादा इन डेप्थ हो चुका है कि हर बुरी खबर पर बाजार रिएक्ट कर रहा है और जो चुनिंदा 1-2 अच्छी खबरें आ रही हैं उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। जैसे आज सुबह ग्लोबल सेंटिमेंट्स ठीक थे लेकिन उसे बिल्कुल नजरअंदाज किया बाजार ने। आज का तो पूरा दिन डाउनफॉल का रहा। ऐसे में स्टिकिंग योर नेक आउट, क्या आप कोई खरीदारी के मौके ढूंढेंगे? एक काम कीजिए, आप अपने स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज से ही शुरुआत कीजिए। जी हाँ, गुड आफ्टरनून। देखिए मार्केट तो निफ्टी स्पेशली तो कंटिन्यूसली रेंज बाउंड एक्शन में था। आज का जो डिसिसिव डाउनसाइड ब्रेकआउट है, जो रेंज था लास्ट एक महीने का 18,250 से 17,750 से 18,252 17,750 के आसपास जो 500 पॉइंट का रेंज था, उसका एक दमदार डाउनसाइड ब्रेकआउट हुआ है। आप अगर टेक्निकली देखोगे उसका डाउनसाइड टारगेट 17,750 से 500 पकड़ोगे आप, अराउंड 17,250 टू 200 के आसपास एक निचला स्तर अपने को दिखता है कि मार्केट में इधर एक जो पैटर्न का एक टारगेट बन सकता है। मेरे ख्याल से ट्रेंड तो अभी भी वीक है और भी नीचे आ सकता है। अराउंड 17,200 के आसपास कंसोलिडेट होगा, तब तक एक बड़ा इवेंट आ जाएगा यूनियन बजट का। तभी वो एक डायरेक्शन मिल पाएगा। मेरे ख्याल से बजट तक मार्केट थोड़ा गिरावट में रहेगा या अराउंड 17,200 के आसपास रह सकते हैं। उसके बाद में एक फ्रेश मोमेंटम दिखेगा, अच्छा एक बड़ा डायरेक्शन दिख सकता है। वही टाइम पे हम कहते हैं कि टेक्निकली राइट द ट्रेंड दो, तो अभी इधर से तो बॉटम फिशिंग या बाइंग करने का एक सवाल नहीं बनता। मेरे ख्याल से ट्रेंड को राइट करना चाहिए। काफी मिड कैप स्टॉक्स गिर चुके हैं और कंटिन्यूसली गिर रहे हैं। इसमें मैं मिड कैप स्टॉक्स में 1-2 शॉर्ट्स आइडियाज देना चाहूंगा। मेरा फर्स्ट वन आइडिया है रेन इंडस्ट्रीज। आप चार्टिकली देखोगे रेन इंडस्ट्री से कंटिन्यूस रेंज बाउंड एक्शन में था। आज अभी एक लोअर सपोर्ट उसका अराउंड 160 टू 160 के आसपास से एक ब्रेकआउट, डाउनसाइड ब्रेकआउट देने की कगार में। मेरे ख्याल से इधर से जो भी निचला स्तर से डिक्लाइन आएगा एक शार्प रहेगा। मैं सलाह दूंगा रेन इंडस्ट्रीज फरवरी फ्यूचर अराउंड 160 टू 50 की 163 के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसको अभी इधर से शॉर्ट कर सकते हैं और उसका टारगेट रहेगा 150 का। स्टॉप लॉस जरूर रखें 169 का। मेरा दूसरा स्टॉक है BHEL कैपिटल गुड्स में।
BHEL देख सकते हैं कि बड़े तेजी के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप पैटर्न दिखने को मिला लास्ट 1-2 महीने से, जो एक रेंज बाउंड एक्शन था। वो रेंज बाउंड एक्शन के बाद लास्ट 15-20 दिन का एक डाउनसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से एक माइनर सपोर्ट है अराउंड 73-50 के आसपास। अभी 1-2 सेशन में डिसिसिवली डाउनसाइड ब्रेकआउट होगा वही सपोर्ट का। मुझे लगता है उसका नेक्स्ट डाउनसाइड लेवल तो अगर इधर से शॉर्ट करना चाहिए, मैं जरूर कहूंगा बेल फरवरी फ्यूचर अराउंड 73.30 73.50 के आसपास है। उसका डाउनसाइड टारगेट रहेगा 68 to 67.50 और स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं अराउंड 76 के आसपास। ठीक है, एक तो BHEL और दूसरा रेन इंडस्ट्रीज, दोनों आप शेयर बता रहे हैं कि जो कि थोड़ा प्रेशर में आ सकते हैं। राजेश सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? जी, पहला ट्रेडिंग कॉल शॉर्ट का है, वो है इंडसइंड बैंक पे। स्टॉक में अगर हम देखें तो डेली सेटअप पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला और जिस तरीके के ब्रेकडाउन हुए हमें लगता है 1145 के स्टॉप लॉस से इंडसइंड बैंक फ्यूचर को शॉर्ट किया जा सकता है। टारगेट होंगे करीब 1070 के आसपास के लोअर साइड के। स्टॉक जो बाय करना है, जो एक आउटलायर है आज के सेशन में, वो है हमारा IT। थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट भी बना है। ITC में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे जरूर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से ITC का सेटअप है, हमें लगता है ITC बाय किया जा सकता है 355 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए 338 के आसपास। ओके, आज FMCG और फार्मा डिफेंस जैसा काम ही कर रहे हैं और ITC आप देख रहे हैं चल भी रहा है। 344 रुपए पर अभी है और ऊपर के लेवल्स अब भी राजेश यहाँ पर बाइंग का मौका देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस बीच क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी चल रही हैं और अर्निंग्स के बाद, नंबर्स के बाद स्टॉक्स पर रिएक्शन के मैनेजमेंट से बात करना भी जरूरी है। इसी सीरीज में हमारे साथ ई मुद्रा कंपनी जिसके नंबर्स आए और उसके हमारे साथ मैनेजमेंट भी बने हुए हैं। हमारे साथ मिस्टर श्रीनिवासन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ई मुद्रा के, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर श्रीनिवासन। हमने देखा आपके नंबर्स काफी अच्छे रहे, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली। टॉप लाइन की बात करें इस क्वार्टर में, लेकिन मार्जिन थोड़े से हिट तो हुए हैं। क्या बड़े रीजन रहे मार्जिन हिट के और आगे आप मार्जिन की ट्रेजेक्टरी कैसी देखते हैं? Yeah, if you see margin also marginally declined. So why it is marginally declined is, for example, now we have a lot of growth aspirations. So we want to grow in North America. So we have recruited a head for North America. We have recruited salespeople for North America. And then similarly in Europe also we have started the office. In Indonesia we are expanding. So because of all these, there is a expansion in the salary cost and also expansion in other costs. But there is expansion in revenue also. So, but these things will yield result over the next 6 months, 9 months, 1 year kind of thing. So that's why in the short run, there is some decline in profit, but it is not a major decline. I think it may be compared to last quarter, this quarter 1 crore decline, but compared to so much of cost to be incurred, it is not a significant decline. But compared to last year, same quarter, it is definitely an increase only, not a decline. राइट, मिस्टर श्रीनिवासन, वैसे टॉप लाइन में तो ग्रोथ नजर आ रही है, कंपनी की आय और मुनाफे में बढ़ोतरी, लेकिन मार्जिन्स में एक डिप दिखा है। 40% से सीधा मार्जिन्स 34% पर आते हुए दिखे हैं। इसके पीछे की वजह और फॉरवर्ड लुकिंग फिर आउटलुक क्या होगा मार्जिन्स के लिहाज से? Yeah, in domestic business there are two segments. One segment is the trust services segment and the other segment is the enterprise solution segment. In the trust service segment, in the last 1 year, we are seeing a continuous price decline. So almost if you see in 1 year, price has declined by 35% because so many new certifying authorities have come. And I think, but on the same side, two things have happened. One is and again, trust service, we are selling through two methodology. One is through channel and the other one is through retail. In retail, there is no price decline. It is the same price. And in that, we almost achieved 31% growth over last year. But in the channel, though we achieved 10% growth in volume, but the price decline was a little over 35%. So in view of this, the total trust service business did not increase as anticipated by us. But because the retail increased, because the SSL has started performing, e-sign increased, at least we could maintain the trust service business at the previous level. So almost in the previous quarter, whatever was there, the same level it is maintaining. And even the last year, same quarter also, it was at that level. This is due to the majorly price decline. And the price may still decline, could be another 15-20%. This is what I feel because of the lot of new competition which has entered in.
but still we can manage to maintain it or maybe marginally increase it by 5-10% because of the SSL we have started aggressively, and also the e-sign and e-stamping we have started aggressively. So though the conventional and retail also we are getting more and more aggressive. So though the conventional channel digital signature may come down, these are all may compensate and still show some growth. So this is on the trust service segment. But the निवासन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपकी कंपनी के नंबर अच्छे हैं, बस एक ही कंसर्न दिख रहा था मार्जिन्स का, जिसका आप क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आगे कुछ एक नए काम आपको मिल रहा है, कर रहे हैं, जिससे मार्जिन्स इम्प्रूव्ड होते आपके ज़रूर दिखेंगे। अभी 34.5 के हैं, कम नहीं है ये भी, लेकिन ये 40 से घटे हुए हैं, इसलिए मार्केट का रिएक्शन कुछ ऐसे ही आपके शेयर्स पे दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अब संजीव भसीन से जुड़ने का समय हो गया, आइए करते हैं उनका स्वागत। भसीन साहब, 2 दिन हो गए मार्केट के अंदर गिरावट है, हालांकि वजह आपको पता है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर जो पैनिक है वो प्रेशर बनाया हुआ है। उम्मीद करें कि मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी क्लैरिटी आएगी, सोमवार को हम नए तरीके से बाजार को देखेंगे, सर ऐसा उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल आपको 26 जनवरी के दिन पद्मश्री देना था हिंडनबर्ग को, क्योंकि उसने आपकी मार्केट को ही वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट बना दिया है। तो मुबारक हो, हिंडनबर्ग को पद्मश्री दीजिए। और सेबी को देखना चाहिए कि कौन थे ये ऑप्शन राइटर जिन्होंने इतनी बड़ी पैनिक करके ना शुक्रवार को मौका दिया, बुधवार को ना आज दिया है। I think this is a concerted effort to bring down the stock market, and for whatever reason. But I will not fight that because I am a market participant and we have to accept what the market is. I think ये तो बहुत अच्छा मौका है, बजट में ऐसा कोई नेगेटिव नहीं आ रहा, and I think that you should be buying good stocks definitely. तो आपको सुबह DNF का था, SRF का था, टाटा पावर का था। अब मैं 2 नाम सजेस्ट करूंगा जो मुझे लगता है यहाँ से अच्छे आपको रिटर्न देंगे। तो बताइए भसीन साहब, वो 2 नाम भी बताइए। तो देखिए, दोनों PSU बैंक्स हैं। कैन बैंक के रिजल्ट बहुत शानदार थे, 290 रुपए में लीजिए, 282 का स्टॉप लॉस, 320 का टारगेट। और स्टेट बैंक में रिजल्ट बहुत ही उम्दा आएंगे, 540 में लीजिए, 528 का स्टॉप लॉस, 575 का टारगेट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका आज समय देने के लिए, बताने के लिए कि एक तो SBI, दूसरा कैन बैंक, दोनों बैंक्स पे ध्यान रखेगा। सुबह टाटा पावर को लेकर भी सर बुलिश थे और कई दिनों से बुलिश है, और उनका ये भी मानना है कि अगर आप रख सकते हैं तो 18,000 की कॉल भी सुबह वो बता रहे थे कि अगर आप बड़े महीने वाली, यानी कि वीकली वाली नहीं, बड़े महीने वाली अगर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो ये कुछ उन्होंने कॉल दी है। बिल्कुल, बैंक्स पे अच्छी बात है कि बैंक्स पे जो कि आज जो सबसे बड़ा वर्स्ट परफॉर्मर, ऑफ कोर्स ग्रुप स्टॉक्स है, जो सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ है, हैमर्ड हुआ है इनफैक्ट कहना चाहिए, उसमें से 2 कॉल आपको SBI लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, और साथ ही उन्होंने एक दूसरा जो मिड कैप बैंक दिया वो कैनरा बैंक दिया। ठीक है, लेकिन इस बीच क्या यहाँ से खरीदारी के मौके बैंक्स में हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स को, यानी नागराज और राजेश हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजेश, अब ऐसे मौके पर जब बाजार में इस तरह का माहौल हो, बड़े एक रीजन रहे, लेकिन कई सारे और सेक्टर्स को भी एक मार झेलनी पड़ी, नेगेटिव सेंटिमेंट झेलना पड़ा, तो कहाँ और वैल्यू कहाँ आकर्षक आपको लग रही है? क्या बैंक्स में आपको भी लगता है कि जितनी पिटाई हुई है, शायद अगर रिकवर हो तो पहले कौन से स्टॉक्स रिकवर होंगे और उन्हें अभी खरीदने का मौका होगा, या फिर वेट एंड वॉच करें अभी? प्रियंका जी, देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में पिटाई तो जरूर हुई है, और ये थोड़ा सा सेंसिटिव सेक्टर भी होता है। जब भी मार्केट में इस तरीके का कोई भी इवेंट अनफोल्ड होता है तो ये इस तरीके के बैंकिंग स्टॉक्स में रिएक्शन भी काफी शार्प होती है, और वही आज देखने को मिला है। हमें लगता है कि यहाँ पे अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर वीक हो चुके हैं। नियर टर्म सेटअप के हिसाब से थोड़ा और प्रेशर यहाँ पे हमें लगता है कि बनते हुए दिख सकता है। तो हम तो अभी वेट एंड वॉच करेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स में जरूर अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी। काफी स्टॉक्स जो हम इंतजार कर रहे थे करेक्शन के बाद अच्छे अट्रैक्टिव लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे, बट कहीं भी कोई एक रिकवरी जब तक नहीं बनेगी हम अभी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे लॉन्ग साइड का। जरूर जिसे शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से लेना है वो स्टैगर्ड मैनर में जरूर यहाँ पे बाय स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें ICICI बैंक एक काफी अट्रैक्टिव लेवल पे अब अवेलेबल है। आज के फॉल के बाद ऑलमोस्ट अब ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, हालांकि आज के सेशन में उसके नीचे जरूर फिसला है। तो हमें लगता है कि 830-35 अगर ये वापस थोड़ा बहुत रिकवरी आती है, 830-35 के लेवल को
क्लोज करता है, उसके ऊपर क्लोज करता है, तो फिर वापस यहाँ पे एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। बट अभी टाइम बिंग के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। छोटी क्वांटिटी में स्टैगर्ड मैनर में ही 3-4 ट्रांचेस में बाय करने के लिए करना चाहिए। इस तरीके के ही ट्रेड अभी यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। नागराज, वैसे अडानी ग्रुप में जो फॉल है उसका एक रब ऑफ इफेक्ट हम देख रहे हैं इस वक्त बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर नजर आ ही रहा है, लेकिन मेजर अगर हम देखें यहाँ पर डीप कट्स जो हैं वो ओवर क्राउडेड सेगमेंट्स की तरफ से ही नजर आ रहे हैं, जैसे कि अडानी ग्रुप, एसीसी अंबुजा, बिकवाली का दबाव वहां पर देखने को मिला। क्या आप इन स्तरों पर एसीसी अंबुजा जैसे स्टॉक्स में कोई बाइंग या फिर कोई स्ट्रैटेजी सुझाएंगे, और साथ ही अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर भी आपका आउटलुक? जी हाँ, जो भी स्टॉक्स आपने बताया वो शार्प सेलिंग प्रेशर में है। अभी भी एक मार्केट में एक सेलिंग क्लाइमैक्स में है वो स्टॉक्स। मुझे नहीं लगता अभी ए मोमेंट में कुछ बाइंग या कुछ टर्न अराउंड स्टोरी रहेगा ये स्टॉक्स में टेक्निकली। मुझे लगता है कि और भी गिरावट रह सकता है मार्केट, तो या स्टॉक्स थोड़ा कंसोलिडेट होगा नीचे और थोड़ा कुछ वीकनेस आ जाएगा, उसके बाद में रिकवरी का कोई गुंजाइश पैटर्न में फॉर्म होगा। तब तक हम कह सकते हैं कि एक एविडेंस क्रिएट हुआ है कि बॉटम रिवर्सल हुआ है, उसको बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1-2 दिन डाउन साइड रहेगा, जो इवेंट के बाद February 1 के बाद एक मौका बन सकता है। अगर उधर से एक कंसोलिडेशन या ये कुछ बॉटम रिवर्सल हो जाता है ये स्टॉक्स में एज वेल एज द मार्केट में, मैं कहूंगा कि एक बाइंग रिवर्सल हो गया है, अपसाइड बाउंस के लिए मार्केट या स्टॉक्स तैयार है। तब तक मैं साइडवेज रहूंगा, चांस मिला तो शॉर्ट कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड तो जरूर कंटिन्यू रहेगा 1-2 दिन में। मैं आप दोनों ही मेहमानों से ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये अडानी या फिर मार्केट के आज के उथल पुथल से नहीं है। राजेश जी, मेरा सवाल जो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरे को इस उथल पुथल से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज ये बात सुन के पहुंचा हूँ मार्केट के अंदर कि जब भी गिरावट आए आप कुछ खरीदारी कीजिए। मेरे को कोई एक शेयर ऐसा बताइए जिस पे मैं आज ही SIP शुरू करूं। मैं आज उसका श्री गणेश करूंगा, आज ही उसका SIP शुरू करूंगा। एक ही शेयर। आपको समय चाहिए, आप 5 मिनट ले सकते हैं। आपको और ज्यादा समय चाहिए, आप ज्यादा ले लीजिएगा। तो दीप्ति जी, मैं स्टॉक में आपको करूंगा SIP स्टार्ट करने के लिए, वो होगा एशियन पेंट। ये स्टॉक के ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप पॉजिटिव है और काफी करेक्टिव मूव हमने ऑलरेडी पिछले 3-4 महीने में देख लिया। और इस गिरावट में स्टॉक में जिस तरीके के अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि अब ये टाइम आ गया है कि एशियन पेंट में अब SIP की जा सकती है। स्टॉक में अगर डाउन साइड कंटिन्यू भी होगी तो हमें लगता है कि यहाँ से और 100-150 रुपए का करेक्शन आएगा, जो कि एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि आप SIP के लिए स्टॉक चुन रहे, तो आपको जितना नीचे मिलेगा उतना ज्यादा आपके रिटर्न जब रिवर्स होगा वहां पे बनेंगे, तो एवरेज आउट होगा। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि एशियन पेंट एक स्टॉक है जो हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। लॉन्ग टर्म सेटअप पॉजिटिव, ये सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है जहाँ पे एक करेक्टिव मूव बना है, लेकिन इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। तो एशियन पेंट हमारा स्टॉक होगा SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए। एशियन पेंट, राजेश सर, मैं आपसे कोई दूसरा सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक ही शेयर आपकी तरफ से। और मैं जब एशियन पेंट्स को देखूंगा समझूंगा, मेरे को आपकी तस्वीर याद आएगी और आपकी शक्ल भी याद आएगी। तो आपने बड़ी जिम्मेवारी से एशियन पेंट दिया है, और मैं खुल के बोलूंगा कि राजेश सर की तरफ से एशियन पेंट्स पे लगा है बाय का ठप्पा, लगाइए आप भी। और इसमें साथ साथ SIP भी लिख दीजिएगा कि ये SIP है, ये SIP के जरिए आपको शुरू करना। आज मिस्टर शेट्टी, एक सवाल यही मेरा आपसे भी है, एक ऐसा शेयर जिसके मैं आज SIP शुरू करना चाहता हूं, और एक ही शेयर आपसे पता करूंगा बस। आप सोच के समय लेके भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। जी हाँ, आप जो SIP के बारे में कह रहे हैं, मेरे ख्याल से एक स्टॉक है टाटा मोटर्स। आप अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखोगे या लॉन्ग टर्म हिसाब से देखोगे, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन में था। आज भी एक आउट परफॉर्म, सरप्राइजिंगली आउट परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं, करीब करीब 6% के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। टेक्निकली उतना कुछ खराब नहीं है। इवन लॉन्ग टर्म चार्ट भी आप वीकली या मंथली देखोगे, एक बड़ा लंबे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर आने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक में 1-2 दिन में अगर मार्केट गिरता है तो ज्यादा कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं रहेगा। जरूर थोड़ा कुछ गिर सकता है नीचे में, ज्यादा बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं रहेगा। ये स्टॉक्स यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक अपसाइड मोमेंटम में ग्रेजुअली एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इन्वेस्टर के लिए।
ठीक है, बहुत टाइट स्पॉट में आपने लेकिन डिम्पी डाल दिया उनको एशियन पॉट्स की बार बार बात करके। लेकिन टाटा मोटर्स ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक नागराज ने भी पिक किया, क्योंकि जिस तरह से 7 क्वार्टर्स के बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, जेएलआर का बड़ा कंसर्न था टाटा मोटर्स, और इनफैक्ट पूरा ऑटो पैक जिस रफ्तार से चल रहा है, राजेश क्या इन लेवल्स पर भी अब भी सेफ बेट्स ऑटो दिखते हैं? एमएनएम अच्छी चाल चुका है, मारुति आयशर तो चल ही रहा था, अब बजाज ऑटो या हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स जो टिपिकली ज्यादा नहीं चले हैं, उनका क्या चलने का समय ज्यादा होगा? चार्ट्स पे कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं काउंटर्स, अगर है तो? बिल्कुल प्रियंका जी, अगर आप याद हो तो हमने प्रीवियस शो में आपके साथ क्लोजिंग शो में टाटा मोटर का जब रिजल्ट प्रीव्यू की बात हो रही थी तो 425 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह दी थी रिजल्ट के पहले। वो जो था करीब 16 रुपए के आसपास, आज 35-36 रुपए के हाई बना के 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है जहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी हुई है, इसमें टाटा मोटर आज ब्रेकआउट के बाद काफी अट्रैक्टिव हो चुका है। दूसरा स्टॉक जो हमें इस सेगमेंट में अट्रैक्टिव लग रहा है वो है अशोक लीलैंड का। ये स्टॉक भी अब आप देखें तो 50 रुपए के आसपास अब ट्रेड कर 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और हमें लगता है कि ये भी एक बड़े कंसोलिडेशन से अब यहाँ पे भी एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो अशोक लीलैंड भी अट्रैक्टिव लगता है हमें ऑटोमोबाइल स्पेस। और तीसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। ये 3 स्टॉक्स हमें लगता है काफी प्रॉमिसिंग रहेंगे, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए यहाँ पे एक बड़े मूव की तैयारी हमें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जैसे ही मार्केट थोड़े स्टेबलाइज होंगे तो बिल्कुल महिंद्रा, अशोक लीलैंड और टाटा मोटर, ये 3 स्टॉक्स में एक अच्छा मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अच्छा कहा, मुझे भूल भी गया था, आपसे डिस्कस हुआ था और आपने एक कॉल बैक करवाई थी। लॉट साइज भी टाटा मोटर्स का बड़ा है, तो आज पैसा उनका नहीं बना जिन्होंने आज इसे चेस करने की कोशिश की, क्योंकि पैसा तो उनका बना जो लेकर उसे गए। बिल्कुल मस्ट कांग्रेचुलेट यू आपकी इस कॉल पर। एब्सोल्युटली। तो चलिए, टाटा मोटर्स और एसआईपी कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स भी हमारे व्यूवर्स के लिए अब आपके सामने हैं, उम्मीद करते हैं नोट डाउन किया होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले अडानी ग्रुप का डिस्कशन हम कर रहे थे, और अडानी ग्रुप में जो फॉल है उसका एक रब ऑफ इफेक्ट है जो कि बैंकिंग प्लेस पर नजर आ रहा है। इसी पर एक ताजा रिपोर्ट है सीएलएसए की, और सीएलएसए का क्या कहना है अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर, और इस रिपोर्ट में क्या है खास, आइए सौमित से जानते हैं। सौमित, आप बताएं। तो पहले जो सीएलएसए का रिपोर्ट है वो कह रहा है कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर का जो एक्सपोजर है अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे वो 40% है टोटल ग्रुप के डेट का। अब इन्होंने टॉप 5 अडानी ग्रुप्स के डेट को कंपाइल किया और उसको एनालाइज किया, उससे वो कह रहे हैं कि 40% ऑफ द टोटल ग्रुप डेट जो है वो बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर है। उसमें 10% जाता है प्राइवेट बैंक्स को और 30% एक हायर एक्सपोजर है पीएसयू बैंक्स का। बट अभी पीएसयू बैंक्स का एक्सपोजर भले ही हायर हो, वो ये कह रहे हैं कि जो डेट का अमाउंट है वो पिछले 3 साल में एक्चुअली नहीं बढ़ा है पीएसयू बैंक्स के लिए भी। अब जो अडानी ग्रुप का डेट है वो ओवर FY19 टू FY22 अगर आप कंपेयर करोगे तो 1.15 लाख करोड़ से बढ़ के वो 2.11 लाख करोड़ हो चुका है। अब ये लिटरली डबल हो चुका है डेट अडानी ग्रुप का। बट दो उनका डेट जो है वो अमाउंट डबल हो चुका है, उनका जो लेवरेज रेशियो है ग्रॉस डेट टू एबिटा या जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है एबिटा बाय इंटरेस्ट, ये इंप्रूव ही हुआ है। अगर ग्रॉस डेट की टू एबिटा की बात करें तो 6.87 टाइम्स था FY19 में, वो अब कम हो चुका है 5.5 टाइम्स पे। और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करें तो 1.6 टाइम्स से बढ़ के अब 2.7 टाइम्स हो गया। तो ये दोनों एक पॉजिटिव चीज हुए हैं, दो अडानी ग्रुप का जो डेट अमाउंट है वो बढ़ गया है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जो इंक्रीमेंटल डेट आया है पिछले 4 साल में अडानी ग्रुप के बुक्स में, उससे 50% ऑफ दैट अमाउंट अडानी ग्रुप ने USD बॉन्ड्स है, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड से रेज किया है। मतलब ज्यादा एक्सपोजर वापस बैंकिंग सेक्टर का नहीं हुआ है ये इंक्रीमेंटल डेट से। अब सम अप करने के लिए वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप पीएसयू बैंक्स का टोटल अमाउंट देखेंगे डेट का तो वो सिर्फ 0.7 टाइम्स है FY24 लोन अमाउंट के सामने और सिर्फ 6% है FY24 नेटवर्थ के सामने। और प्राइवेट बैंक्स की अगर हम बात करें तो उनका जो लोन अमाउंट है वो सिर्फ 0.3% है FY24 लोन्स के सामने और सिर्फ 1.5% है FY24 के नेटवर्थ के सामने प्राइवेट बैंक्स के लिए। ओके ठीक है, अडानी ग्रुप पे जो सीएलएसए की रिपोर्ट है पूरा डेट का स्ट्रक्चर भी आप हमको अच्छे से समझा रहे हैं। स्वामित, आप ना 1 मिनट के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं जो टैरिफ हाइक को लेकर अभी बातचीत चल रही है वो भी मेरे को आपसे पता करने, लेकिन इस बीच रिकवरी आ रही है मार्केट के अंदर। हो क्या रहा है ना, 100 पॉइंट की रिकवरी भी अगर आ रही है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका मनोबल जीत जाएगा और मार्केट का बेस बन गया है, इसलिए रिकवरी की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप देखिए आज का जो लो था वो था 17493 और उसके बाद सब 600 पे आ गए, यानी कि 500 से 600 पे है मोटा मोटी रफ में। तो 100 पॉइंट की रिकवरी है। सेम विद बैंक निफ्टी भी एक बार आप दिखा दीजिए। बैंक निफ्टी का जो आज का लो है वो है
40,150 रफ में, और अभी हम आ गए हैं 332 पे, यानी करीब 150 से पौने 200 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पर भी आप अब नीचे देख पा रहे हैं। 182 पॉइंट की रिकवरी धीरे धीरे। एक काम और कीजिए, जरा अदानी एंटरप्राइजेस को भी दिखाइए, क्योंकि अपनी एफपीओ प्राइस के नीचे चला गया था, और शेयरों में इफेक्ट सेकेंडरी आएगा, बाद में आएगा। पहले इफेक्ट आएगा अदानी एंटरप्राइजेस पे, ये 2772 है, इसमें कुछ खास बड़ा मूव नहीं आ रहा। एक काम हम और करते हैं, एक जरा बैंकिंग वाला शेयर भी दिखाइए, एसबीआई, जो सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा एक्सपोजर है, और अभी स्वामी भी बता रहे थे कि जो टोटल डेट है उसमें से मेजोरिटी हिस्सा सरकारी बैंकों के पास है, इसमें भी कुछ ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है। तो आपको एक चीज़ साफ साफ दिख रही होगी, जो सुबह हम आपके सामने बात रख रहे थे कि अडानी के अलावा जो मार्केट है उसको भी आप गौर फरमाइएगा, और वो आपको रिकवर होते दिखेगा। मैंने अडानी और अडानी से जुड़े हुए जो बैंकिंग स्टॉक्स है उसको भी चेक किया, वहाँ पे कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन बाजार में मूवमेंट है। इसका मतलब और लोग मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सौमित, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ टेलीकॉम के टैरिफ को लेकर। राजेश सर, नॉन अडानी शेयर्स में से कोई एक ऐसी चीज़ आप देख के नोटिस करवा सकते हैं जो कि स्विंग ट्रेड का बेनिफिट दे दे? तो डीपीजी कैश सेगमेंट में स्टॉक है, बीडीएल पे फोकस है हमारा। काफी बड़ा टिक डाउन टिक आज ओपनिंग में देखने को मिला, लेकिन आज पिछले 10-15 मिनट में देखेंगे तो काफी बड़ा रिवर्सल 870 से स्टॉक में 950 तक के मूव भी बनते हुए दिखे। तो जिस तरीके से एक क्वालिटी स्टॉक जो स्टोरी आगे आने वाले समय के लिए एक बड़ी स्टोरी डिफेंस की प्ले होते हुए दिखेगी, तो बीडीएल हमें लगता है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लेवल पे अवेलेबल है। 937 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, ये बाय किया जा सकता है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा मूव आते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स बजट भी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 990,000 तक के इसमें टारगेट, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब इसमें 910 के आसपास। खैर, इस बीच हम वापस स्वामित के पास चलते हैं। बीडीएल आपने देख ही लिया, भारत डायनामिक्स बकायदा रिकवरी है और 1.5% तक की तेजी निचले स्तरों से। एयरटेल ने जो दाम बढ़ाए हैं वो करीब 155 रुपये के रिचार्ज कर दिया, और कुछ दामों में और भी बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर स्वामित के पास कुछ डिटेल है। स्वामित जरा बताएंगे टैरिफ डिटेल को लेकर क्या है जानकारी? तो एयरटेल ने अब क्या किया है कि जो मिनिमम रिचार्ज प्लान पहले होता था 99 से 111 रुपीज़ का, उसको अब बढ़ा के उन्होंने 155 का कर दिया है। मतलब पहले के जो प्लान्स थे उनको उन्होंने कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब जो मिनिमम रिचार्ज प्लान होगा वो सिर्फ 155 का होगा, बट ये उन्होंने सिर्फ 18 सर्कल्स में किया। अभी भी 4 सर्कल्स बाकी है। इंडिया में टोटल 22 टेलीकॉम सर्कल्स है। अब आपको अगर याद रहेगा तो नवंबर 2022 में उन्होंने ये चीज़ किया था पायलट बेसिस पे सिर्फ 2 सर्कल में, हरियाणा और उड़ीसा में, बट अब ये पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने बाकी 16 सर्कल्स में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और अब टोटल 18 सर्कल्स में ये मिनिमम रिचार्ज प्लान जो है वो बढ़ के 155 हो चुका है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जियो का जो बेसिक सिर्फ सिम ओनली वाला प्लान जो है वो 155 का है, और एयरटेल का पहले ये प्लान था 99 का। अब एयरटेल का जो बेसिक प्लान था वो कम होने के कारण रिलायंस जियो की अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर एडिशंस में थोड़ा बहुत स्लो डाउन था, और इसीलिए शायद कोई एक बड़ा मेजर टैरिफ हाइक नहीं हो रहा था। बट चूंकि अब एयरटेल ने एटलीस्ट 18 सर्कल्स में जो मिनिमम रिचार्ज प्लान था उसको बढ़ा के 155 कर दिया है, आगे और 4 सर्कल में जब ये बढ़ा दिया जाएगा तो शायद इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चलते एक मेजर राउंड ऑफ टैरिफ हाइक आ सकता है, क्योंकि बेस प्लान सारे टेलीकॉम कंपनीज के सेम हो जाएंगे 155 के आसपास। अब याद रखिएगा जो 18 सर्कल्स में जहां पे एयरटेल ने बढ़ाया है उधर उनका सब्सक्राइबर मार्केट शेयर ऑन एन एवरेज 36% है, और जो 4 सर्कल्स है जहां पे अभी तक उन्होंने ये मिनिमम रिचार्ज प्लान नहीं बढ़ाया है वो है गुजरात, केरला, एमपी और महाराष्ट्र। तो जैसे ही शायद इन 4 सर्कल्स में मिनिमम रिचार्ज प्लान बढ़ जाए, आगे चलते एक टैरिफ हाइक आने की एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को। ओके, तो टैरिफ हाइक की आगे भी फर्दर एक्सपेक्टेशन है। फरवरी में बात की जा रही थी, जनवरी में टैरिफ हाइक हुए, मिनिमम प्लान्स की यहाँ टैरिफ हाइक की बात है, लेकिन उससे भी कोई सेंटिमेंट आज के लिए लिफ्ट नहीं हुआ इस खबर से भी, क्योंकि बाजार में सेंटिमेंट ओवरऑल बहुत नेगेटिव है। शुक्रिया सौमित इस अपडेट के लिए, समझाने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बाजार बंद होने में सिर्फ 15-16 मिनट ही रह गए। एक बार आप ये समझ लेते हैं कि यहाँ से अब कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हों क्या। ट्रेडर्स इस वक्त अपने स्क्वायर ऑफ भी कर रहे होंगे ट्रेड, और शायद इसलिए थोड़ी सी आपको शॉर्ट पोजीशन रिकवर हुई, स्क्वायर ऑफ हुई होंगी कि आप थोड़ी सी बाजार में रिकवरी भी देख रहे हैं। लेकिन क्या कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होने क्या चाहिए नागराज, इस वक्त क्या कैरी ट्रेड्स होने चाहिए? क्या शॉर्ट ट्रेड्स कैरी करें, एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ करके सिर्फ लाइट पोजीशन रखें, या आपको लगता है कि नहीं कुछ कुछ स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की भी बनती दिख रही है? आप बीटीएसटी, एसटीबीटी क्या ट्रेड्स ले रहे हैं?
जी हाँ, मार्केट में लास्ट 2-3 दिन का फॉल देखोगे अराउंड 18,200 टू 17,500 लेवल्स के 700 पॉइंट का जो डिक्लाइन था, एक लाजमी है कि उतना डिक्लाइन के बाद एक छोटा सा पुल बैक रैली आए। टेक्निकली मैं मानता हूं कि जो भी पुल बैक रैली रहेगा सेल ऑन राइज रहेगा, नो डाउट, क्योंकि उसमें एक बड़ा कुछ तेजी या इधर से बड़ा तेजी का माहौल तो एक आध 2 दिन में तो नहीं दिखेगा। मेरे ख्याल से जो भी मार्केट अटेम्प्ट करेगा इधर से अराउंड 16,700 750 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि 16,750 800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होने के बाद, डाउन साइड ब्रेक होने के बाद अभी वही एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा मेरे ख्याल से। और एक 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से शॉर्ट करना चाहिए। और जो भी स्टॉक्स हो, मैं आप सुबह का या रेन इंडस्ट्रीज या BHEL हो, जो भी बैंकिंग या अदानी ग्रुप, जो भी स्टॉक्स हो, मेरे ख्याल से इधर से अगर निफ्टी पुल बैक आता है अराउंड 100 पॉइंट का सेल ऑन राइज बन सकता है वही स्टॉक्स में। तो अभी जो प्रियंका क्वेश्चन उठा रही कि रिकवरी आ रही है, वो एक्चुअली उसकी बड़ी वजह सैटरडे संडे है, वीकेंड बिल्कुल लाइट क्योंकि पोजीशन वो रखना कह रहा चाहते है हैं। कि ये पोजीशंस तो मार्केट तो बंद रहेगा लेकिन खबर बंद नहीं रहेगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि सैटरडे को आके कोई एक ऐसा बड़ा क्लैरिफिकेशन आ जाए जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ट्रैपिंग हो जाए, शॉर्ट्स करके बैठे हैं। और शॉर्ट्स वालों का जो गेन है ना, वो 2 दिन के अंदर एबनॉर्मल इन नेचर है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसे बनाए नहीं है, जिन्होंने मंदी खेली है, मंदी खेलना जानते हैं वो, तो उनका भी एबनॉर्मल है। तो दोनों ही कंडीशन से, एक तो आपके पास लॉन्ग वालों के पास 2 दिन का ब्रीदर है और शॉर्ट्स वालों के पास 2 दिन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है। तो इस वजह से थोड़ा वो सेटलमेंट हो रहा है बाजार के अंदर कि थोड़ा सेटल कर ले। आगे मानसी आपके पास भी सवाल है। बिल्कुल, इनफैक्ट ट्रंकेटेड वीक ही था ये, लेकिन इस ट्रंकेटेड वीक में इतना वॉलेटाइल एक्शन दिख चुका है कि आखिरी कुछ मिनटों की रिकवरी जो है उसे सिर्फ नोट डाउन करना चाहिए। बाजार आखिरी कुछ मिनटों में, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स इसे नोट जरूर करना है, लेकिन इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है, अंडरटोन जो है, वो अब भी बेरिश नजर आ रहे हैं। अगर आप हैवी वेट्स को देखेंगे, HDFC का स्टॉक एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, HDFC बैंक को देखिए, रिलायंस के चार्ट्स को देखें, बिकवाली का दबाव, बजाज फाइनेंस के नंबर्स का एक इम्पैक्ट है, नंबर से ठीक पहले हम देख रहे हैं, और बजाज ट्विंस में ही गिरावट हावी होती हुई। तो क्लियरली यहाँ पर सवाल ये होता है कि इस सिचुएशन में बचना है कहाँ है, वेयर टू हाइड, और कौन से स्पेसेस, कौन से सेगमेंट्स हैं जिस पर अगर पोजीशंस है तो उसे बिल्ट इन करके रखना चाहिए। नागराज, आपसे ही जानना चाहूंगी, ये हैवी वेट्स लाइक HDFC बैंक, रिलायंस, बजाज ट्विंस, एनी वर्ड देयर? मैं कंप्लायंस की वजह से HDFC ग्रुप के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल, बजाज, रिलायंस, बजाज Yes. ट्विंस। यस, बजाज ट्विंस आप बात करोगे कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है। अभी भी कुछ रिकवरी या अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रिवर्सल का कुछ संकेत नहीं है मेरे ख्याल से। अभी शॉर्ट्स बेट कंटिन्यू कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, राजेश जी, फिर HDFC ट्विंस पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। तो मानसी जी देखिए, करेक्शन जरूर हुआ है HDFC बैंक में, लेकिन अभी अगर हम देखें इसको तो ओवरऑल इसके जो वीकली सेटअप बने हुए ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक से जिस रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिखा था, उसके लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ने आज के लो बनाए और वहां से एक पुल बैक बनाए। तो हमें लगता है जब तक 1580-90 के लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटते HDFC बैंक में, यहाँ लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है, क्योंकि काफी बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 2 से 2.5 महीने से ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और अटेम्प्ट भी स्टॉक ने लिया था एक हायर साइड पे ब्रेकआउट करने का। तो यहाँ पे आज की मार्केट की जो भी सेल ऑफ था उसमें ये स्टॉक में उतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में जैसे ही मार्केट थोड़े स्टेबल होंगे, ये स्टॉक जैसे ही 1630-40 के लेवल को क्रॉस करेगा तो वहां पे एक बाइंग का ट्रेड बनते हुए दिखेगा। और साथ में अगर हम HDFC लिमिटेड को भी बात करें तो ये स्टॉक एक अपने अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि नियर टर्म में हमने कंसोलिडेशन देखा था, उसके सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी जब तक 2620 के लेवल, 2620 के लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटेंगे, ये स्टॉक भी पुल बैक उसके आसपास से दिखाता हुआ दिखेगा। और ऑन द हायर साइड 2715 ये लेवल क्रॉस होने के बाद यहाँ से एक बड़ी रैली भी इसमें बनते हुए दिखेगी। तो थोड़ा मार्केट स्टेबल नहीं होता है जब तक यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस होगा HDFC लिमिटेड का करीब 2615, और बैंक में होगा स्टॉप लॉस करीब 1570 के आसपास। ओके, ठीक है। तो HDFC बैंक को लेकर भी एक व्यू पॉइंट आ गया। खैर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हुआ है कि क्योंकि विक्स हाई है, तो आप ऐसा भी मान के चलिएगा कि जिस तरह से वर्टिकल फॉल हुआ है तो राइज भी वर्टिकल हो सकता है। मैं कोई उम्मीद या आशाएं नहीं जगा रहा हूँ, बट एक चीज़ ज़रूर बता रहा हूँ कि आप ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विक्स हाई पे अब मार्केट स्विंग भी बढ़े देगा। खैर इस बीच यूनियन बैंक के कई NPAs की रिकवरी को लेकर अब कुछ बातचीत हो रही है।
मेरे सहयोगी अंकुर के पास से पूरी डिटेल है कि यूनियन बैंक के जो एनपीएस हैं उसको लेकर क्या हो रहा है। अंकुर जरा आप ही बताइए क्या हो रहा है। जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने वाला है 5 करोड़ से कम वाले अकाउंट्स के लिए। ये जो स्कीम होगी वो जाहिर सी बात है वो रिटेल के लिए होगी और एमएसएमईज के लिए होगी, लेकिन वो एनपीएस जो 2 साल से ज्यादा पुराने हैं, अगर हम कुल इस तरीके के एनपीएस की बात करें तो ये करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए हैं और बैंक का इरादा यही है कि इसमें से करीब 1000 से 1500 करोड़ रुपए की कम से कम रिकवरी की जाए, क्योंकि इस बार जो सेटलमेंट स्कीम है बैंक का ये भी मानना है कि उन्होंने तय किया है कि इस तरीके की सेटलमेंट स्कीम एटलीस्ट अगले 2 साल तक बिल्कुल आने वाली नहीं है। तो वो बोरोवर्स को मौका देना चाहता है, साथ ही साथ ये जो अकाउंट्स हैं वो पूरी तरीके से राइट ऑफ किए जा चुके हैं, मीनिंग जो भी रिकवरी होगी वो आपको जो यूनियन बैंक के नतीजे हैं Q4 के वहां पर जो रिकवरी है उसकी वजह से आपको वो नतीजे में बढ़त दिखाई देगी, अदर इनकम में वो पैसा सीधे आएगा क्योंकि ये सारे अकाउंट्स हैं वो पूरी तरीके से राइट ऑफ है। यूनियन बैंक के बारे में पता कर लेते हैं। मिस्टर शेट्टी आप इसको देखेंगे यूनियन बैंक। जी हाँ, यूनियन बैंक एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद रेंज बाउंड एक्शन के बाद एक ब्रेकआउट डाउन साइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से अभी भी वो जो रेंज था लास्ट 1-1.5 महीने का रेंज था उधर ही रहेगा। निचला स्तर में अराउंड 69 के आसपास एक सपोर्ट है, उधर तक एक स्टॉक ट्रेंड कर सकते हैं नियर टर्म में। ठीक है, तो ये तो यूनियन बैंक पे एक व्यू रहा, लेकिन इस बीच अब जब हम बाजार में बस कुछ मिनट दूर है बंद होने से और बाजार में भले ही आप अदानी स्टॉक्स और बैंक्स को नीचे देख रहे हो, लेकिन स्टॉक्स लाइक जिनमें अर्निंग्स का एक बड़ा हैमर दिखा आज, राजेश डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स 20% तक ये स्टॉक्स गिरे। एफएनओ स्टॉक्स हैं और क्योंकि गाइडेंस थोड़ी कंपनी ने जरूर घटाई, अब 18%, 19% अभी भी कमजोरी के साथ बंद होते हुए दिख रहा है। यहाँ कोई मौके आपको प्लस के दिखते हैं या ये वाले स्टॉक्स पे भी आप दूर रहना चाहेंगे? रहेंगे। काफी बड़ा डैमेज आज प्राइस एक्शन में देखने को मिला है। डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम, तीनों ही टाइम फ्रेम पे एक बड़ा ब्रेकडाउन लोअर साइड पे बनते हुए दिखा है। जब तक अब ये स्टॉक 3200 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, हमें लगता है कि छोटे मोटे उछाल में वापस इसमें सप्लाई ही बनेगा। तो ये F&O में अवेलेबल है स्टॉक, तो इसमें ज्यादा सप्लाई जब भी पुल बैक आएंगे तो आते रहेंगे। जब तक 3200 के लेवल क्रॉस नहीं होगा, ट्रेंड इसका वीक ही रहेगा और डाउन साइड अभी भी स्टिल ओपन है, क्योंकि इतने बड़े करेक्शन के बाद भी कोई बड़ी रिकवरी यहाँ पे लोअर साइड से बनते हुए नहीं दिखी। ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके के सेल ऑफ में भी अभी भी कहीं शॉर्ट कवर होते हुए नहीं दिखे, तो हमें लगता है कि फर्दर यहाँ पे सेल ऑफ आते हुए दिख सकता है, तो अभी यहाँ पे बाय नहीं करना है। बाजार में आज इतना वॉश आउट दिखा है कि सेंटिमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा कह सकते हैं कंसर्न्स भरे हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन वाली सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन इस टेंशन वाली सिचुएशन को थोड़ा सा हल्का करते हैं। फ्राइडे सेशन है, पीवीआर के स्टॉक पर एक बार राय जानना चाहूंगी राजेश जी। एक सडन अपस्टिक है यहाँ पर, अच्छे खासे मजबूती के साथ हम देख रहे हैं, करीब 5% अपमूव तो नजर आ रहा है और हमने देखा भी है कुछ रिलीजेस जिसके चलते यहाँ पर अच्छा एक्शन मल्टीप्लेक्स शेयर्स में दिख रहा है। आज की तेजी पर आप क्या कहेंगे? तो बिल्कुल मानसी जी, आज के मार्केट में इतने हॉरर शो के बाद अब पीवीआर का ही सहारा है वीकेंड के लिए, और हमें लगता है कि पीवीआर में जो मोमेंटम बना है न्यू रिलीज के चलते, ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहा है प्राइस एक्शन में, और लगता है कि 1750 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। 1750 F&O के लेवल की बात करें। कैश सेगमेंट में बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 1800-1820 की तरफ आते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस करंट लेवल से होगा 1720 के आसपास कैश सेगमेंट में। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि रिकवरी बहुत अच्छी है, बट हाँ रिकवरी है, ये चीज़ जरूर नोटिस करनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा धर्म संकट में डालना चाहता हूँ राजेश जी आपको मैं। BTST करके जाओगे सर? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई ऑप्शंस का सौदा सस्ता और टिकाऊ, कोई बड़ी बात नहीं है कि जैकपॉट भी लग जाए तेजी वालों का। नहीं देखिए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट प्लेन वैनिला ट्रेड डायरेक्ट लॉन्ग साइड का नहीं लेंगे। अगर हम 17,600 का यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, 201 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसके सामने हम जो कॉल सेल करेंगे वो 17,800 के कॉल को यहाँ पे सेल करके जाएंगे 108 रुपए में, तो हमारी रिस्क ऑलमोस्ट करीब रहेगी 100 रुपए के आसपास। तो ये एक ट्रेड स्प्रेड का बना सकते हैं, 17,600 बाय करके 17,800 बेच के जाएं, और अगर और भी मिनिमाइज करना है इस प्रीमियम को तो 17,900 का भी बेच दे करंट एक्सपायरी का, तो वो और आपको 74 रुपीज
इन होंगे तो 174 रुपीज का प्रीमियम आप इनफ्लो होगा और 200 रुपए का प्रीमियम आउटफ्लो। तो ऑलमोस्ट आप 25 रुपए की रिस्क में ये कॉल लेडर स्ट्रेटेजी बना के जा सकते हैं। यानी बाजार में अभी स्ट्रैटेजी कि बाजार ऊपर तो नहीं जाएगा इन लेवल्स के, नीचे कितना जाएगा नहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा, रेंज में रहेगा, इस पर जरूर सवाल है। लेकिन इसीलिए राजेश ऊपर की कॉल्स को सेल कर रहे हैं, 800 की 17 900 की कॉल्स को, ठीक है। लेकिन ऐसे ही अगर व्यू बनाना हो नागराज, तो अदानी स्टॉक्स पर इस वक्त किस तरह का व्यू बन रहा है? अब क्या आपको लगता है कि क्योंकि इसमें से कई सारे स्टॉक्स, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स एफएनओ में है, सिर्फ अदानी विल्मर ही आपको कैश का स्टॉक है, वहां पर इस वक्त आप क्या नीचे की स्ट्राइक्स की और पुट्स बाइंग खुलती हुई दिखाई दे रही है? ऊपर की कहां तक की कॉल्स सेल होती दिखाई दे रही है अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो? जी हाँ, जो अदानी ग्रुप में आप जो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स में देखोगे, आज जो लग रहा है कि रेंज बाउंड एक्शन की या बड़ा साइडवेज मूवमेंट के बाद एक शुरुआत हुई है डिक्लाइन का, शार्प डाउनसाइड ब्रेकआउट। टेक्निकली ऐसा माना जाता है इतना लंबा, मतलब इतना शार्प डिसिसिव डाउनसाइड ब्रेकआउट के बाद तो ये रेंज में विदाउट एनी रीजन वैलिड जस्टिफिकेशन तो बाय तो नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से निचला वाला जो पुट ओपन होगा और जरूर वो पुट को बाय कर सकते हैं, आइदर कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं या पुट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा सपोर्ट तो नहीं दे पाए, लेकिन ऑटो, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स रहे जो कि इस वक्त इस गिरावट में आप भी ये सेक्टर्स को अगर देखेंगे और निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, एफएमसीजी प्लेस को देखेंगे तो हरे निशान के साथ यहाँ पर कामकाज नजर आएगा। सीधी सी बात है, जब बाजार में गिरावट हावी होती है तो डिफेंसिव्स की तरफ भी रुख होता है। फार्मा प्लेस में हमने एक देखा यहाँ पर मजबूती के साथ कामकाज। और एफएमसीजी के स्टॉक्स में अगर देखेंगे, इमामी लिमिटेड का स्टॉक, राजेश जी इस पर आप राय दीजिए। आईटीसी, इमामी, रैडिको जैसे स्टॉक्स हैं जिसमें 1.5 से लेकर 5% तक के मूव्स आज दिखे हैं। बिल्कुल, इमामी फोकस में था स्टॉक और आज के मूव के बाद स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है डेली सेटअप पे। तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 436 के ऊपर अगर आज का क्लोज बन रहा है तो ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 458 460 की तरफ बनते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस करंट लेवल से 425 के आसपास रखा जा सकता है। खैर, मेरे को तो आज शेयर चुनने में भी बड़ी तकलीफ सी हो रही है कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि तेजी वाले पूछूं या मंदी वाले पूछूं। आज ऐसा लग रहा है निम्पी, जो लोग पहले हमेशा परेशान होते 2 दिन पहले कि उनके पास अदानी ग्रुप के स्टॉक्स क्यों नहीं है, जो फोमो उन्हें रहता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आज वो शायद जस्ट मना रहे हो कि थैंक गॉड हमारे पास नहीं है। और इनफैक्ट आज तो ये भी नहीं कह सकते थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, क्योंकि सोमवार को क्या हो जाए पता नहीं, कुछ पता नहीं है ना। तो इसलिए बड़ा ही मुश्किल है इसे फैसला लेना कि बाजार के अंदर, हाँ ठीक है, इसमें कोई दाय नहीं है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब हुआ है, लेवल्स टूटे हैं, लेकिन मैं राजेश सर की एक बात को जरूर फॉलो करता हूँ कि जब इस तरह का खबरें आ जाती है ना और हावी हो जाती है सेंटिमेंट, तब लेवल्स की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए कहां से कब कौन सी चीज घूम जाए कुछ पता नहीं, कौन सी खबर कब से आ जाए, आप कितने बड़े गैप के साथ खुल जाए कुछ पता नहीं। ठीक है, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। इसलिए रुक के जहां जहां लग रहा है कि स्ट्रक्चर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, वही शेयर ही पूछे जाए। डाबर को एक बार आप चेक करेंगे क्या सर? मिस्टर शेट्टी, डाबर मैं इन्वेस्टिंग ही ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कोई स्विंग का फायदा नहीं लेना, मैं अभी स्विंग में फंसूंगा नहीं सर। मेरे को अगर इन्वेस्टमेंट के लिए डाबर आपको ठीक लग रहा है तो कुछ पोजीशंस ले सकता हूँ मैं। जी हाँ, चार्टिकली एफएमसीजी आपने सही कहा कि एफएमसीजी में एक सस्टेनेबल दिखाया है सस्टेनेंस, ये जो शार्प मार्केट ट्रेंड में। अगर आप डाबर का चार्ट देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में एक सिक्वेंशियल मूवमेंट लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लास्ट 1-1.5 महीने का जो डाउनवर्ड करेक्शन था, ऐसा लग रहा है कि एक खत्म होने वाला है या ऑलरेडी खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट वीक के राइज के बाद इस वीक में एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेट किया है और निचला लेवल ऊपर का लेवल जो सस्टेन किया है, मेरे ख्याल से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में भी है। इसका ये जो एक अपसाइड बाउंस आगे वाले दिनों में दिख सकता है, मेरे ख्याल से ये रेजिलियंस कंटिन्यूस रहेगा अगेंस्ट द ब्रॉडर मार्केट। उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 580 का। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। आज देखिए निफ्टी के कुछ बढ़ने वाले स्टॉक्स की भी बात कर लेनी चाहिए। आज जो बाजार में बढ़त दिखी वो मेजरली आपको गैप अप के साथ दिख गई और उन स्टॉक्स में दिखी जिनमें अर्निंग्स का अच्छा ट्रिगर था। टाटा मोटर्स जबरदस्त नंबर्स आए, बजाज ऑटो ओवर द कल छुट्टी के दिन नंबर्स आए, ये दोनों स्टॉक्स में आपको अच्छी मूव दिखी और ये गैप अप में ही मूव मेजरली दिख गई। फायदा उनको मिला जो बुधवार को लेके गए थे, लेकिन उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आए, उसमें तेजी थी। आईटीसी आज एफएमसीजी डिफेंसिव जैसा
प्ले आउट करता हुआ दिखाई दिया। यूपीएल जैसे कुछ स्टॉक्स में आपको मूव दिखी और इनफैक्ट पूरे ऑटो पैक में आपको, चाहे महिंद्रा की बात करें, आप हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, वहां पर एक स्ट्रेंथ जरूर थी। इनफैक्ट 2 ही स्पेसेस आपको दिख रहे हैं जो हरे निशान में बंद होते हैं, ऑटो और फार्मा। उसके अलावा जो बड़ी गिरावट निफ्टी की कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही अपेरेंट है। सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट निफ्टी में आप टॉप लूजर्स देखें, उसमें अदानी स्टॉक्स है। अदानी एंटरप्राइज 19% के पास लगभग कमजोरी के साथ बंद होते हुए जा रहा है। अदानी पोर्ट्स लगभग 15.5% की कमजोरी के साथ बंद होते जा रहा है। बैंक्स पर अच्छी खासी हैमरिंग दिखने को मिली। सबसे बड़ा पब्लिक लेंडर एसबीआई, वहां पर आपको 5% की गिरावट दिखी है। आईसीआईसीआई बैंक लगभग 4.5% की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। इंडसइंड बैंक लगभग 3-3.5%। सबसे स्ट्रेंज बात है, ऐसे सेक्टर्स जिनका अदानी के मैटर से, इस रिपोर्ट के मैटर से कोई लेना देना नहीं है, क्रूड का अपना एक ट्रिगर चल रहा है, अपनी चाल चल रही है, फिर भी आपको ओएनजीसी आज के दिन वीक दिखा। क्रूड सर्च पर है, डिमांड को लेकर चाइना ओपनिंग के बाद डिमांड को लेकर जो तेजी का मोमेंटम ओएनजीसी में बना हुआ था, वो भी आज थमता हुआ दिखाई दिया। ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स के लिए तो रीजन है ही, क्योंकि क्रूड बढ़ रहा है, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसर्स लाइक ओएनजीसी के लिए भी आज का दिन हैमरिंग का ही दिखाएगा। सेंटिमेंटल, इस पूरे सेंटिमेंट में आज आईटी पैक भी नहीं चला। हालांकि आईटी पैक पिछले आप 6-7 दिन से देख रहे थे, उसमें मूव थी। आज अगर आप गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो उनमें आपको आईटी के टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स हो, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स हो, विप्रो, एचसीएल टेक, सभी में गिरावट थी। सीमेंट पैक हम इस हफ्ते की शुरुआत से ही देख रहे थे, वहां वीकनेस थी। अल्ट्राटेक ने अपनी गाइडेंस में प्राइस हाइक फर्दर ना लेने की बात की, सेंटिमेंट इफेक्ट हुआ और एक और अदानी पैक का स्टॉक अंबुजा सीमेंट, वो वीक हुआ। ये सारे ट्रिगर्स आज बनते चले गए। ना कैपिटल गुड्स स्पेस से कोई कंट्रीब्यूशन आया, ना आपको डिफेंस से कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई दिया। मेटल्स बहुत हद तक सबड्यूड रहे, ना वो ज्यादा बढ़े ना ज्यादा घटे। आप अगर बात करें टाटा स्टील की, तो उसमें बहुत ही फ्लैटिश सा रुझान आपको देखने को मिला, ना ज्यादा बढ़ा और ना ज्यादा घटा, क्योंकि कमोडिटीज की अपनी एक चाल है। रिस्क ऑन एनवायरमेंट ग्लोबली बाजारों में है, डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि मेटल पैक में एक स्ट्रेंथ है। हाँ, आज फर्दर बाइंग नहीं दिखी, इसलिए स्टॉक्स आज बहुत ही फ्लैटिश से दिखाई दिए। फार्मा स्पेस के कुछ सिलेक्टिव डिफेंसिव बेट्स में काम हुआ, जहां अर्निंग्स का अच्छा ट्रिगर था और थोड़ा बाजार में लॉन्ग्स का ट्रेड आज अवॉइडेड ही दिखा, और दिखा भी तो सिर्फ वो अर्निंग्स के बेसिस पे दिखा। एट द सेम टाइम मिड कैप पे आज काउंटर्स की बात करें, डिक्सन टेक के नंबर्स आए, एस्टिमेट्स से थोड़ा बीट नाराज, डिसअपॉइंट किया नंबर्स ने, गाइडेंस कंपनी ने काटी, जिसके बाद बाजार ने स्टॉक को अच्छा खासा पनिश किया। 19% वीक आपको डिक्सन टेक जैसा स्टॉक दिखाई दे रहा है। एचपीसीएल में आपको बड़ी गिरावट दिखी, एचपीसीएल और ओएनजीसी, इनमें ओएनजीसी में, एचपीसीएल में ओएनजीसी का स्टेक भी है, और आप देख भी रहे 5.5% की एचपीसीएल में गिरावट दिखी। बैंक्स, चाहे मिड कैप बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, सभी में एक तरफा आपको गिरावट देखने को मिली। अदानी फैक्ट की अदानी विल्मर स्टॉक जैसा वीक हुआ था, उसका रब ऑफ इफेक्ट उसी स्पेस का पतंजलि फूड्स, वहां पर भी 5% का लोअर सर्किट लगाई हुआ दिखाई दिया। हालांकि मेटल के कुछ काउंटर्स पे आप जिंक जैसे कुछ काउंटर्स की बात करो, हिंदुस्तान जिंक, खैर इसका रीजन हिंदुस्तान जिंक और वेदांता की स्टोरी के चलते भी है, आप वहां पर 3-3.5% की गिरावट देख रहे हैं। कैपिटल गुड स्पेस में आपको दूसरे स्टॉक्स में गिरावट दिखी, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स वीक हुए। पूनावाला फिनकॉर्प अच्छे नंबर्स और एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी थी, 35 से 40% एयूएम ओवर द 3 इयर्स इंक्रीज ग्रोथ की गाइडेंस दी थी कंपनी ने। स्टॉक बेहद अच्छा चला था, लेकिन आज वहां पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सो ओवरऑल आज बाजार में कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं थी, डिस्पाइट ओनली ट्रिगर वॉज अर्निंग बेस्ड, जहां जहां बाइंग थी। ऑटो पैक की रफ्तार बस आज पूरे दिन में आपको बनी हुई दिखाई दी। सिलेक्टिव फार्मा अच्छे दिखाई दिए, कुछ सिलेक्टिव आपको जैसे सिप्ला, सन फार्मा, इनमें आपको दिखी। इंश्योरेंस काउंटर्स के लिए एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, वहां पर मोमेंटम बना हुआ था, और साथ ही कुछ सिलेक्टिव कैपिटल स्पेस जो अच्छे टेक्निकल बाउंस बैक भी कर चुके हैं, जस्ट लाइक यूपीएल जैसे काउंटर्स में मूव थी। हालांकि अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छी खासी गिरावट झेलने के बाद आज फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बड़े नंबर्स आने हैं, कुछ बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने हैं, जब मंडे को आएंगे उससे पहले वो नंबर्स आ चुके होंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बहुत ज्यादा आज के दिन में वीक नहीं बजाज फिनसर्व हुआ, आप देखें तो फ्लैट टू नेगेटिव बंद होते हुए कामकाज करते हुए जा रहा है। तो ओवरऑल बाजार में आज सेंटिमेंट बेहद वीक था, और ओवरऑल अब देखना होगा कि आप वीकेंड पे किसी तरह की क्लैरिटी अदानी ग्रुप की तरफ से कोई आती है, जिससे बाजार के सेंटिमेंट को सुधारने में कोई मदद मिल पाएगी सोमवार को, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो अब भी पॉजिटिव थे, उसके बाद भी हमारे बाजारों में कोई बढ़त नहीं आ पाई, बाजारों को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो प्योरली ये डोमेस्टिक रीजंस है और डोमेस्टिक ट्रिगर्स ही इसको लिफ्ट कर पाएंगे। अगला हफ्ता बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि हम बजट वीक में एंटर कर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन दूर रहेंगे हम बजट से, तो देखना होगा कि किस तरह की चाल देखने को मिलती है सोमवार को।
शो में आज राजेश आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, नागराज आपके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने समय दिया। इस शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। सोमवार को ओपनिंग में फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।